आईटी सेक्टर को क्या हो गया? आईटी सेक्टर तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर था। इसमें सैलरियाँ क्यों नहीं बढ़ रही? 2011 में जो एंट्री लेवल सैलरी थी, आज भी 2024-2025 आने वाला है, वही एंट्री लेवल सैलरी, ऑलमोस्ट उतनी ही सैलरी है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया आईटी सेक्टर में? इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। जो वेज पे जो कम वेज है सैलरी, एंट्री सैलरी, प्लस जो डिफरेंस है एंट्री सैलरी वालों का और सीईओ का। फॉरेन में अगर ₹1 उठाता है फ्रेशर, तो सीईओ ₹100 से ज़्यादा नहीं उठा सकता। एक सीईओ की सैलरी फ्रेशर्स की सैलरी से 100 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता। अपने इंडिया में 1000 गुना, 1500 गुना, 1700 गुना इतनी ज़्यादा सैलरी सीईओज़ उठाते हैं कंपेयर टू फ्रेशर। ऐसा क्या करते हैं वो? और अपना फ्रेशर इतना नालायक है, जो इतनी कम तनख्वाह पे काम करता है और सीईओ इतनी ज़्यादा तनख्वाह पे। तो इसी चीज़ को समझेंगे। और काफ़ी लोग पीडीएफ माँग रहे थे, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसमें। और आखिरी वाला पॉइंट सॉल्यूशन का होगा। 8-10 मैंने अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, व्हिच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड व्हिच इज़ वेरी मच एप्लीकेबल। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, और सॉल्यूशंस भी देख के जाइएगा, स्पेशली जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू राइट सॉल्यूशंस आल्सो, नॉट जस्ट द प्रॉब्लम्स। तो पूरा देखिएगा, नीचे सॉल्यूशंस तक देखिएगा, आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो पहले इश्यू समझते हैं, हुआ क्या है। पास्ट फ्यू डेकेड में अगर आप देखें, लास्ट 13-14 साल में बहुत ज़्यादा हमको वेज डिस्पैरिटी देखने को मिला। जैसे फ्रेशर की सैलरी 2011 में 3.25 लाख थी। आज की सैलरी 2024-2025 में 3.75 लाख है। मतलब समझ लीजिए 25 से 27 हज़ार रुपए महीना कमाता था 2011 का फ्रेशर। आज का फ्रेशर 30 हज़ार रुपए या 30-32 हज़ार रुपए उसकी एंट्री सैलरी है। तो सिर्फ 15% का इजाफा हुआ है पिछले 13-14 सालों में। और वहीं पे अगर आप सीईओज़ को देखेंगे, तो इनकी सैलरी लास्ट 5 ईयर की है, तो 14 साल का मैं बता रहा हूँ, ये गैप 14 साल का है। सीईओज़ में 5 साल में 160% उनका सैलरी इंक्रीज़ हुआ है। कुछ लोग तो 84 करोड़ भी एनुअली कमाते हैं। जो चैंपियंस हैं इसके, वो ये कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस जो आपसे 70 घंटे काम करने को बोलता है, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन देखते हैं। ये हर जगह पे है। जैसे देश में भी बोलते हैं ना, जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, वो 50% देश का वेल्थ दबा के बैठे हुए हैं। जैसे मूवीज़ में होता है कि 200 करोड़ की मूवी बन रही है, तो सबसे पहले जो मेन हीरो है वही 100 करोड़ अपना दबा के बैठ जाता है, तो पिक्चर किससे बननी है? इसलिए घटिया पिक्चरें बनती हैं, क्योंकि पिक्चर बनने के लिए पैसे नहीं बचते। वही हाल आईटी कंपनीज़ का भी है। डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। अगर ₹100 वेज के नाम पे कंपनी खर्च करती है, तो 100 में से ₹50 तो सीईओ ही दबा के बैठ जाता है, बाकी 50 में पूरी कंपनी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो गुज़ारा करते हैं। तो हर जगह हम ये देख रहे हैं, इंडिया में खासकर, कि डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट। चाहे वो ओवरऑल देश की जीडीपी की बात करें, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आईटी इंडस्ट्री की बात करें। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है, देखिए, आईटी इंडस्ट्री काम करता है पिरामिड मॉडल में। पिरामिड मॉडल इस तरीके से ट्रायंगल सा बनता है। जो बेस होते हैं, ये होते हैं फ्रेशर्स का, जो कॉलेज से फ्रेश पास आउट होते हैं, उनको 25,000, 30,000। अब इन लोगों की क्या है कि भरमार है, टके के 8 मिलते हैं। तो क्यों सैलरी बढ़ाए? इतनी ज़्यादा जब सप्लाई है, और ऐसे कोई खास स्किल्ड भी नहीं होते हैं, इनको स्किल करना पड़ता है, तो इसीलिए सैलरी बढ़ाने का कंपनी की तरफ से भी कोई तुक नहीं बनता। पिरामिड मॉडल पे काम करता है। सारा जो मज़दूरों वाला काम है, ये नीचे बेस के लोगों से करा लिया जाता है कौड़ियों के भाव में, और असली मलाई ऊपर के लोग खाते हैं। ये पिरामिड मॉडल है। एंट्री लेवल फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस। मैंने बोला ना, टके के 8 मिलते हैं, तो इसीलिए क्यों ही सैलरी बढ़ाएगा। उसके बाद कंपनी का कहना है कि इनको ट्रेन करने में बड़ा पैसा चला जाता है, इस वजह से हम इनको सैलरीज़ नहीं देते हैं। और इंडिया में देखो, ज़्यादातर अगर आप देखो हिंदी बेल्ट में देखो, यूपी साइड, बिहार साइड में गरीबी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी घर के बच्चे का अगर 30,000 का भी सैलरी लग जाता है ना, तो उसको, उसके घर वालों को लगता है कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट आ गया है। तो आज भी यही हाल है। तो दैट इज़ व्हाई द कंपनीज़ डोंट फील एनी अर्ज टू इंक्रीज़ द सैलरीज़, क्योंकि लोग तो खुशी हो रहे हैं 30,000 की सैलरी में भी। और जब तक इनको होश आता है, 2 साल लगते हैं इनको होश आने में, कि हमारे साथ सच में कोई अन्याय हो रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं, तब तक वो छोड़ देते हैं, और कंपनी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला जो फसल है वो तैयार हो जाता है। किसी ना किसी कॉलेज से उठा लेते हैं, मास रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, 25-30 हज़ार के भाव में मिल जाता है। तो ये सिस्टम चलता आ रहा है पिछले, समझ लीजिए, 15 सालों से, ठीक है? और ये मॉडल रिलाई करता है ऑन वाइड बेस ऑफ लो पेड एम्प्लॉइज़। जो लो पेड एम्प्लॉइज़, जो वाइड बेस बनता है, एकदम ढेर के भर के मिलता है, उसी पे डिपेंड करता है ये। और जो पीक है वो बिल्कुल नैरो है, कम लोग हैं, दे आर हाइली पेड एग्जीक्यूटिव्स। वो लंबा काम भी करते हैं, और बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही लोग रखते हैं। तीसरा कारण अगर हम देखें, तो है वो ऑटोमेशन। ये कहानी अब पिछले 5-7 सालों से शुरू हुआ है, कि ह्यूमन्स को रिप्लेस कर सकता है एआई।
तो ह्यूमन पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है हर कंपनी। कंपनी का एक ही मकसद होता है, वो है प्रॉफिट कमाना। वो कोई आपको जॉब देने के लिए नहीं बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने आया है। कल को अगर उसको ये मौका मिल जाता कि सब कुछ एक सीईओ को छोड़ के बाकी सब कुछ रोबोट कर सकता है, तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है पैसा बनाना, अपने लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसलिए वो प्रॉफिट बनाने के लिए चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ रही है। और जो पैसा प्रॉफिट से जो पैसा वो निकाल के खर्च करते हैं, वो वेजेस में कम खर्च करते हैं, वो रीइन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट एल्सवेयर। ये जो एआई सिस्टम डेवलप करने के लिए, ऑटोमेशन डेवलप करने के लिए जो पैसा खर्च होता है, वहाँ से पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है रादर देन वेजेस बढ़ाए जाएँ। क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने कर दिया, तो उसके बाद ये जो चीज़ है, जो रोबोट है, जो एआई है, वो इंसान की तरह बिना थके हुए काम कर सकता है ना? तो इन्फोसिस का मालिक कहता है 10 घंटे काम करो, ये तो बोलेगा मैं 24 घंटे के दिन में 48 घंटे काम करूँगा, ये तो रोबोट है। तो ये कंपनीज़ का एक नज़रिया है। तो इट हैज़ इंक्रीज़ द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मार्जिनलाइज़ हो गए हैं, स्पेशली एंट्री लेवल एम्प्लॉइज़। चौथा कारण देखते हैं हम, हाँ, व्हिच इज़ जो प्रॉब्लम फेस करता है ये एम्प्लॉयी, कि वेजेस तो स्टैग्नेंट है मगर लिविंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। स्टैग्नेंट वेजेस है। पहले लोग 30,000 2011 में ठीक-ठाक सैलरी था। आज के टाइम में लोगों का घर नहीं चलता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की फीस जो है वो 60 टू 70% बढ़ गई है लास्ट 5 ईयर्स में। चीज़ें भी महँगी हो गई हैं, आई एम श्योर आप सबको दुनियादारी पता है। और इस वजह से डिस्क्रिशनरी इनकम कम हो गई है लोगों की। डिस्क्रिशनरी इनकम मतलब क्या? आपके टैक्स भरने के बाद ज़रूरत की सारी चीज़ें, जो बिजली, पानी, बेसिक फिज़ियोलॉजिकल, रोटी, कपड़ा, मकान खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो इंसान घूमने-फिरने में खर्च करता है, लग्ज़री में खर्च करता है, अब वो एक्स्ट्रा इनकम लोगों का बच ही नहीं रहा है। ठीक है? तो अगर ये नहीं होगा, तो इकोनॉमी में आप खर्च क्या करोगे? आप तो लग्ज़री कोई प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करोगे, ना घूमने जाओगे, ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे, आप नॉर्मल दाल-चावल में गुज़ारा करोगे, तो इकोनॉमी ठप हो जाता है, बैठ जाता है नीचे, क्योंकि कहीं से डिमांड ही नहीं जनरेट होता है, अगर डिस्क्रिशनरी इनकम कम हो जाए। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, कि देश में डिमांड इसीलिए नहीं है, क्योंकि लोगों के पास डिस्क्रिशनरी इनकम अब बच ही नहीं रही है। ठीक है? और दिस हैज़ क्रिएटेड अ थ्रेट टू कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो कंजम्पशन ड्रिवन था, कि इंडिया के लोग कंज़्यूम करते थे इतना ज़्यादा, पैसा बच जाता था, तो इधर-उधर की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें वो खर्च करते थे, और इस वजह से इकोनॉमी बूम में था। अब पैसा ही नहीं बच रहा है, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ थ्रेट टू द कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्क सीईओ टू फ्रेशर पे रेशियो। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है डिस्पैरिटी इन दी पे रेशियो का। जो सीईओ इज़ टू फ्रेशर का पे रेशियो है ना, देख लो कितना ज़्यादा है। विप्रो में अगर फ्रेशर को मिलता है ₹1, तो 1700 रुपए से भी ज़्यादा मिलता है उसके सीईओ को, 1700 गुना। टेक महिंद्रा का हाल देख लो, ₹1 अगर उसके फ्रेशर को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1400 गुना उसके सीईओ को मिल रहा है। वहीं पे इन्फोसिस का ₹1 अगर उसके फ्रेशर को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 700 गुना उसके सीईओ को मिल रहा है। ये हाल है। जबकि फॉरेन में ब्रैकेट कर दिया जाता है 1:50 का रेशियो, या 100:1 का रेशियो। जिससे क्या होता है कि अगर सीईओ की सैलरी बढ़ती है, तो साथ ही साथ आपको वो रेशियो मेंटेन करने के लिए फ्रेशर की भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? तो ये एक बिल्कुल फिक्स्ड एक सिस्टम बना रहता है। अब इसमें एथिकल कंसर्न भी आ जाता है ना, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हो गया, कि जो हम इंडियन स्किन वाले काम करते थे, उनको बिल्कुल ही कम सैलरी मिलती थी, और गोरी चमड़ी वालों को हम लोगों से 40-40 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी। बिल्कुल वैसा ही हाल हो रखा है यहाँ पे भी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। 1% 50% आपको दबा के बैठ जाता है सैलरी। ठीक? उसके बाद एक्सेसिव रिवॉर्ड। कंपनी का ये एक मोटिव होता है कि अगर अच्छा कर रहा है कंपनी, आईटीज़ नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, तो रिवॉर्ड जो है अच्छा करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीईओ को मिलता है, जो टॉप पोज़ीशन में रहता है उन्हीं को मिलता है, या हायर मैनेजमेंट को मिलता है। और जो लोअर लेवल के जो काम करते हैं, उन बेचारों की तो 15 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। ठीक है? तो दिस व्हाट इट डज़, इट अंडरमाइन्स एम्प्लॉयी मोरल। एम्प्लॉयी का धीरे-धीरे मोरल खत्म हो जाता है, और ऑर्गेनाइज़ेशन का भी जो हेल्थ है, इंटरनल हेल्थ है, वो भी धीरे-धीरे सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। ठीक है? अगला पॉइंट अगर देखें, वो है प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का। रेलवे में भी देखोगे, पहले जो रेलवे के जॉब्स होते थे ना, चाहे वो झाड़ू मारने वाले जॉब्स ही क्यों ना हो, वो सरकारी जॉब्स होते थे। आजकल सब कुछ ठेके पे चला गया है। ठेकेदार लेबर सप्लाई करता है, वही सारा काम करते हैं लेबर। कंपनीज़ भी यही कर रहे हैं। जितने भी छोटे-मोटे काम हैं, क्लेरिकल काम है, वो आउटसोर्स कर देती हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर प्रोवाइड करता है, और वही लेबरर काम करते हैं, और कंपनी को सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। इससे क्या हुआ कि कंपनी का खर्चा भी कम हो गया। आपको अपने एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयी नहीं हैं, आपको उनको पैसा भी ज़्यादा नहीं देना, आपको उनको बेनिफिट्स नहीं देना, पीएफ नहीं देना, मेडिकल नहीं देना, ग्रेच्युइटी नहीं देना, कुछ नहीं देना। आपको छुट्टी की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है, एक नहीं तो एक आके काम कर ही लेगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का कल्चर बढ़ गया है हमारे देश में, कंपनीज़ भी कर रही हैं, सरकार तक कर रही है, और इन बेचारों की तो तनख्वाह और बुरी हालत है। 5 साल में सिर्फ़ 1 या 2% ही बढ़ा है।
हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, रेलवे में है, बीएसएनएल में है, इंडियन ऑयल में है, प्राइवेट कंपनीज में है, हर जगह में है। यहाँ पे अगर आप देखो फिक्की केस रिपोर्ट आया है कि ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर काम करते हैं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन लोगों का जो सैलरी ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर, वो सिर्फ 0.8% बढ़ा है 2019 से 2023 के बीच में। सोच लो, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई तब से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। चाहे खाने पीने की चीज़ हो, सब्जी हो, तेल हो, डबल हो गया है 4 साल में, और सैलरी 1% भी नहीं बढ़ा, 0.8% है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज़ दिखाता है कि हमारे स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। कंपनीज़ वो प्रॉफिट ड्रिवन है, वो लोगों का बिल्कुल नहीं सोच रही हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका प्रॉफिट पे ही ध्यान है, और ऐसा चलता रहा तो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स जो हैं वो जॉब इनसिक्योरिटी फेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीगैलिटी का कोई बाउंडेशन नहीं होता ना, लेबर लॉज़ अप्लाई नहीं होते, तो उनका जॉब इनसिक्योरिटी होता है। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कल को कुछ हो जाए, किसी का हाथ-पैर कट जाए, कहीं जॉब चली जाए, या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है? इस गिग इकोनॉमी भी वैसे ही काम करता है। गिग इकोनॉमी चाहे स्विगी, ज़ोमैटो हो, चाहे ओला, उबर, ये सब हो, ये अपने जो कारीगर जो काम करते हैं, इनके जो डिलीवरी करते हैं, इनको एम्प्लॉयी का दर्जा नहीं देते हैं, इनको पार्टनर बना देती हैं। एक तरीके से पार्टनर, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो, नाम ऐसा रखेंगे पार्टनर, जबकि कुछ नहीं होता। पार्टनर इसलिए नाम रखते हैं ताकि इनको एम्प्लॉयी बेनिफिट्स ना देने पड़ जाएँ, ठीक है? तो ये है सिस्टम। अगला प्रॉब्लम अगर देखें, ये अगला जो पॉइंट है इसमें, कि इक्विटेबल कॉम्पेंसेशन की माँग उठनी भी चाहिए, बात होनी भी चाहिए, और होना भी चाहिए। क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स, बोलते हैं कि जो मिनिमम फ्रेशर की सैलरी है, अब जो भी है वो 3, सवा 3, पौने 4, वहाँ से बढ़ा के सीधा 5 लाख कर दो। आईटी फर्म्स इतने प्रॉफिटेबल हैं कि 5 लाख का सैलरी आपको दे सकते हैं। उनको बिना वो आँख बूंद के दे सकते हैं। इतना उनके पास पैसा है, फिर भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो पता है सप्लाई ज़्यादा है, क्या करेंगे देके? 30,000 में जब खुश हैं तो क्यों 40,000 देना? क्यों 45,000 देना? तो 5 लाख फिक्स कर देना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग सीईओ रिवॉर्ड, सीईओ को जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत सारे लोग करते हैं। सिर्फ सी हाँकने वाला जो है, सिर्फ उसी को आप अ, खजानों से लाद दो, तो ऐसे नहीं चलता, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेक्टोरल सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। इट जेपरडाइजेस, खराब हो जाता है सेक्टोरल सस्टेनेबिलिटी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लोग या तो छोड़ देंगे, या तो रिवोल्ट करेंगे, और आपको लग रहा है कि चले जाएँ, अगला खेप फिर आ जाएगा। अरे उनको, उनके पास भी तो न्यूज़ जा रही है, उनको भी तो पता है कि इस सेक्टर में क्या हाल हो रखा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा। यही बात हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा कि बेटर प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म हमारे देश में अप्लाई होना चाहिए। कंपनीज अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हैं, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बाँटना भी चाहिए। 8th पॉइंट है, पैंडेमिक में आपको पता है कि पूरी दुनिया आईटी की तरफ चली गई थी। सबको लग रहा था फिजिकल चीज़ें बंद हो जाएँगी। तो आईटी में बहुत ज़्यादा बूम आ गया था, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था। तो डिमांड की वजह से 2021 और 2022 में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया था सैलरीज़ को, मगर वो बूस्ट टेम्परेरी था। 2023 में जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, वैसे ही वेजेस जो हैं फिर से गिरने लग गई और अपने पुराने लेवल पे चली गई। तो और जो फ्रेशर्स के लिए, पहले फ्रेशर फिर भी काम कर लेता था कम सैलरी में, क्योंकि उसको एक अट्रैक्शन होता था ऑन साइट जाने का, मतलब यूएस भेज देगी कंपनी उसको, वहाँ पे वो काम करेगा, तो हो सकता है उसका वहाँ ग्रीन कार्ड भी लग जाए और वहाँ परमानेंट हो जाए वो। तो इस लालच से फिर भी कम पैसे में आईटी में कम काम करता था। मगर 2016 के बाद से, डोनाल्ड ट्रंप जब से वहाँ पे आया, तब से ये ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, और अभी ट्रंप आएगा तो और ज़्यादा खत्म हो जाएँगी। तो ये जो एक मेन पुलर था, जो खींचता था फ्रेशर्स को, वो भी अब बंद हो गया है। तो कंपनीज़ इन सब से डील करने के लिए क्या करती हैं, एक्सेलरेटेड कैरियर स्ट्रीम्स में जाने को बोलती हैं। जैसे कोई कोर्स कर लो, या फिर नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन में लोगों से बातें करो, अजीब-अजीब टाइप की चीज़ें, जिससे आपको ग्रोथ मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएँ। खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद सैलरीज़ नहीं बढ़ाएँगी, आपको रास्ते दिखाएँगी, या तो ये कोर्स कर लो, या तो उसके साथ नेटवर्क कर लो, या तो ये कर लो, वो कर लो। इस तरीके से आपको अलग-अलग रास्ते दिखाएगी, पर खुद के सैलरीज़ नहीं बढ़ाएगी। 9th जो इसमें पॉइंट है, वो अगर हम ग्लोबली इसको कंपेयर करें, इंडिया के जो आईटी सेक्टर है वो अकेला नहीं है वेज डिस्पैरिटी के मामले में, मगर जो स्केल ऑफ इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 1700 गुना एक फ्रेशर्स के मुकाबले 1700 गुना उसके सीईओ को मिलना, ऐसा एग्जांपल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, यूरोप, यूएस, इन जगहों की बात करें, तो फ्रेशर्स की सैलरी जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करती हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो वो पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स का वो ख्याल रखते हैं। उनको पता है इन्फ्लेशन, अपने यहाँ गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का डेटा देने में घपला कर देती है। वहाँ पे इन्फ्लेशन लोगों को पता है कि कितना है, सरकार एडमिट भी करती है, और उस इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरीज़ को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ से लिंक्ड है।
अगर आप पैसा पूरा नहीं दोगे तो बंदा जिएगा कैसे? तो राइट टू लाइफ के साथ लिंक्ड है ये चीज़। पर अपने देश में किसी को फुर्सत ही कहाँ है ये सब बात करने की, कि सैलरी कम अगर दोगे तो राइट टू लाइफ हैम्पर हो जाता है एक इंसान का, पर यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी ये प्रॉब्लम है, पर इसको डील कर लिया जाता है। चाइना में भी सिमिलर सीईओ पे हाइक्स है, सीईओ को अच्छी सैलरी मिलती है, मगर फ्रेशर की सैलरी भी साथ-साथ बढ़ती है। इंडिया की तरह स्टैग्नेंट नहीं है वहाँ की फ्रेशर की वेजेस, वो सीईओ के सैलरी के साथ-साथ बढ़ती रहती हैं। तो चाइना तक व्हिच इज़ नॉट येट अ डेवलप्ड कंट्री, वो भी अच्छा कर रही हैं इन सेक्टर्स में कंपेयर्ड टू इंडिया। हाँ। तो यहाँ पे जो मेन चैलेंज है ग्लोबली भी हम देखें तो बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी विद फेयरनेस। जो कंपनीज प्रॉफिट करती हैं उनका वैल्यूएशन बढ़ता है, उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि प्रॉफिट भी ज़रूरी है, मगर फेयर भी होना चाहिए ना, कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के साथ न्याय कर रहे हो। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको गिनाऊँगा, जो आप समझ भी सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में लिख भी सकते हैं, कि किस तरीके से हम इस गैप को ब्रिज करें। पहला है कि एक स्ट्रक्चर्ड सैलरी बैंड बनाई जाए, कि मैक्सिमम पे रेशियो कितना हो सकता है, जैसा फॉरेन में चलता है 50:1, 100:1, इस तरीके से, कि अगर ₹1 मिल रहा है आपके फ्रेशर को, तो सीईओ को 100 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। अब अगर आपको सीईओ को ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इस फ्रेशर की भी सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी उतने ही परसेंटेज टर्म्स में। तो इससे क्या होता है कि फ्रेशर को भी पैसे अपने बढ़ाने के मौके मिल जाते हैं। आप सीईओ से बहुत खुश हुए, आपको उसकी सैलरी बढ़ानी है, ठीक है, सीईओ अकेले थोड़ी ना काम किया था, फ्रेशर भी था, सारे लोग थे, उनकी भी उसी परसेंटेज में बढ़ाओ। तो दिस इज़ अ फेयर थिंग। उसके बाद सीईओ की जो सैलरी है उसमें पे कैप लगना चाहिए, व्हिच हैज़ टू बी टाइड टू एवरेज एम्प्लॉयी सैलरी। जो एवरेज सैलरी है उस कंपनी में काम करने वालों की, सबकी मिला के एवरेज सैलरी है, तो उस एवरेज सैलरी के बैंड, उसके रेशियो में सीईओ की सैलरी कैप हो जानी चाहिए, कि लोअर लेवल के लोग अगर इतना पैसा कमा रहे हैं एवरेज, तो सीईओ उससे एक सर्टेन रेशियो पे ही ज़्यादा होगा, ठीक है? पे कैप फॉर सीईओज़ टाइड टू द एवरेज एम्प्लॉयी सैलरी एनकरेज ब्रॉड टू प्रायोरिटाइज बोर्ड्स टू प्रायोरिटाइज इक्विटेबल पे डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फ्रेशर की जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन रेट और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ एडजस्ट की जाए। जितना इन्फ्लेशन रेट है, जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उस हिसाब से सैलरी डिज़ाइन की जाए, ना कि कुछ भी सैलरी डिज़ाइन कर दी जाए। ठीक है? फिर एंट्री लेवल जो एम्प्लॉयी है, एटलीस्ट उसको एन्श्योर्ड 5 से 10% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में 5 से 6% इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है। गवर्नमेंट एडमिट करे चाहे ना करें, बाजार के जो लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं, उनको पता है कि साल भर पहले आलू, टमाटर, प्याज कितने में मिल रहा था और आज कितने में मिलता है। इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हर साल अगर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो सैलरी क्यों ना उस रेट से बढ़े। ठीक है? उसके बाद कंपनीज़ को अपना जो परसेंटेज है, जो प्रॉफिट है, उसका एक सर्टेन परसेंट, 1 से 3% लोग अपने लोअर एम्प्लॉइज़ में बाँटना चाहिए, एंट्री लेवल और जूनियर एम्प्लॉइज़ में, ताकि दे हैव अ स्किन इन द गेम। उनको भी लगना चाहिए कि उनका भी एक पार्टिसिपेशन है, वो मेहनत करते हैं, तो उससे प्रॉफिट्स और जनरेट होती हैं, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनकी सैलरी में जुड़ा के वाप उनको मिलता है। 1 से 3% जो उनका टोटल पैट बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है, उससे 1 से 3% लेके एम्प्लॉइज़ में बाँटना चाहिए, ताकि ये इनकम डिस्पैरिटी कम हो। उसके बाद कंपनीज़ कहती हैं कि ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा पड़ता है, इसीलिए हम लोअर एम्प्लॉइज़ को पैसे उतने नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे सरकार को कूद जाना चाहिए कि बताओ कितने पैसे लगते हैं तुम्हारे ट्रेनिंग करने को, हम देते हैं पैसे। सरकार को वो पैसा, वो सब्सिडी देनी चाहिए इन कंपनीज़ को, कि ट्रेनिंग के बताओ कितने पैसे, हम बिल भर देते हैं, इनको सैलरी पूरी दो। पर सरकार ऐसा करेगी कि नहीं, पता नहीं। उसके बाद मगर एडवाइस अच्छा है, इम्प्लीमेंटेबल है, अगर इच्छा है करने की तो बिल्कुल किया जा सकता है। और गवर्नमेंट सपोर्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सरकार ये भी बोल सकती है, ठीक है तुमने हायर करा है, हमारे अपने सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने के लिए यहाँ पे भेज दो, तुम्हारे हिसाब से हम ट्रेन कर देंगे, करके भेज देंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे ट्रेनिंग का ज़ीरो खर्चा है, सैलरी इनको पूरी दो। पर सरकार करेगी कि नहीं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ा डाउट है। उसके बाद कोलैबोरेशन कर लेनी चाहिए कंपनीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो ये ऐसे बच्चे निकाल रही है कि आपके बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारे जॉब्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो 2 सेमेस्टर हमारे हिसाब से आप इनको ट्रेनिंग कर दो, 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो दे विल बी जॉब रेडी ग्रेजुएट्स। जब निकलेंगे ये जॉब रेडी रहेंगे। ठीक है? तो जो कंपनी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कॉस्ट, वो कम हो जाएगा। तो निकालने का तो निकाल सकते हैं, इतने एफिशिएंट है अपने कंपनीज़ वाले, अपनी सरकार, करना चाहे तो कर ही सकते हैं, 15 साल से लगे हुए हैं, तो फाइटर प्लेन तो बना ही नहीं रहे हैं ना, जो 15 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। करना चाहे तो 1 साल में हो सकता है ये सब, बट इच्छा होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर से गवर्नमेंट अगर कूदे और गवर्नमेंट बोले कि हम टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं, तुम सीईओ टू फ्रेशर पे रेशियो अच्छा रखो, 100:1 रखो, 100:1 रखो, इस रेशियो को मेंटेन करोगे तो तुम पे टैक्स कम लगाएँगे हम। ये अगर सरकार बोल दे
कि टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, अपना जो ये पैकेज का रेशियो है ये अच्छे से रखो तो हम तुमको टैक्स बेनिफिट देंगे, तब बहुत कुछ हो सकता है। मगर फिर से यहाँ पे डाउट है कि जो सरकार पॉपकॉर्न जैसी चीज़ पे किसी पे नमक डाल के खा रहे हैं तो 5%, सादा खा रहे हैं तो 5%, नमक डाल रहे हैं तो 12%, चॉकलेट डाल चीनी कैरामल डाल रहे हैं तो 18%। जो सरकार ये सब काम करे वो इतना इंटरवेंशन करेगी, टैक्स इंसेंटिव देगी ताकि ये सीईओ टू फ्रेशर पे रेशियो बराबर हो सके। आई थिंक वी आर ओवर एस्टिमेटिंग आवर गवर्नमेंट्स इंटेंशन। गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो 5 किलो आटा दाल उतने में ही देके गवर्नमेंट को अगर वोट मिल रहा है तो गवर्नमेंट भी क्यों काम करे। आईटी की तरह ही है ना, आईटी वालों को जब टके के भाव में 8 मिल रहे हैं तो क्यों सैलरी बढ़ाए। वैसे ही गवर्नमेंट को भी है कि अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री का आटा चावल देके अगर हमको वोट मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है करने का, जो चल रहा है चलने दो। सो अगर ये करते हैं गवर्नमेंट तो इक्विटेबल कॉम्पनसेशन होगा, जो कॉम्पनसेशन जो सैलरी मिलेगा वो इक्विटेबल होगा, और जो पे प्रैक्टिसेस होंगे वो एथिकल होंगे, नीतिगत होंगे, ठीक है? जिससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, लोग खुश होके काम करेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, और जो अपना पूरा एनवायरनमेंट है वो अच्छा से काम करेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स कर रही हैं, चाहे तो दे ही सकते हैं, और गवर्नमेंट भी थोड़ा-सा सपोर्ट करे तो बिल्कुल हो सकता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक सबका नीचे है। थैंक यू।